हेलो एवरीवन। आप सभी का स्टडी विथ वीआई और रेडियो फन द्वारा आयोजित अ फ्लाइट ऑफ स्पिरिट इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर हम सब हाजिर हैं एक नए मेंबर के साथ जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को एबिलिटी में चेंज किया है। उनका नाम है सिद्धार्थ सावंत सर। सिद्धार्थ सर, आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं आपकी टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अ, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं स्वागत करना चाहूँगी टीम के प्रेसिडेंट प्रिंस सर, जो आज इस इंटरव्यू में मेरे साथ रहेंगे और इंटरव्यू में मदद करेंगे। आज हमारी टीम की मैनेजर भी यहाँ पर प्रेजेंट है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, इससे पहले हम इंटरव्यू स्टार्ट करें, सिद्धार्थ सर, मैं चाहूँगी कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो हमारी ऑडियंस को। ओके, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। अ, मेरा नाम सिद्धार्थ सावंत है और अभी मैंने इस ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है रुईया कॉलेज से। मैं नेशनल लेवल का स्विमर हूँ, मतलब जो पैरा ओलंपिक रहता है, जो अ, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए स्पेशली जो कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, उसमें मैंने सिल्वर मेडल अ, मुझे मिला है। और बैंगलोर, इंदौर और ऐसे क कई जगह पे मैंने नेशनल्स खेले हुए हैं। उसके साथ-साथ ही ट्रायथलॉन नाम का एक बहुत ही फ़ेमस स्पोर्ट्स में एक खेल होता है, जिसमें बैक टू बैक स्विमिंग, साइक्लिंग और रनिंग करना होता है। सो उसके कॉम्पिटिशन्स मैंने किए हैं नासिक, सिंधुदुर्ग और कल्याण में। और साथ ही साथ एक्वाथॉन भी किया है, जिसमें रनिंग और स्विमिंग ऐसा बैक टू बैक होता है। तो जो साइक्लिंग होता है, उसके लिए टैंडेम साइकिल हम यूज़ करते थे, मतलब जो बेसिकली एक डबल साइकिल होती है। आगे का सीट जो होता है, वहाँ पे मेन कंट्रोल्स रहता है, जैसे कि गियर, हैंडल। तो वहाँ पे मेरे पापा बैठते थे और पीछे सिर्फ हैंडल और पेडल रहता था, तो मैं पीछे की सीट पे बैठता था। तो ऐसे हम लोग ने कॉम्पिटिशन्स भी किए और कुछ ऐसे ही टारगेट्स अचीव किए, जैसे कि अभी डोंबिवली, पनवेल डोंबिवली ऐसे मैंने 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया था साइकिल से। और ये तो हुआ सब स्पोर्ट्स का, बाकी मेरा मेन म्यूज़िक है, मैं एक म्यूज़िशियन हूँ। मैं प्रोफ़ेशनली शोज़ करता हूँ। अ, सो 3rd स्टैंडर्ड से मैंने तबला सीखना स्टार्ट किया था। मेरे सर प्रवीण करकरे जी, उनके पास मैंने तबला सीखना स्टार्ट किया और अभी तक मैंने तबले का 6th एग्ज़ाम दिया है। अभी विशारद की तैयारी कर रहा हूँ। तबले के साथ-साथ ही मैंने 5th स्टैंडर्ड में कीबोर्ड सीखना स्टार्ट कर दिया। हिरम म्यूज़िक क्लास करके एक क्लासेस है डोंबिवली में, वहाँ पे। फिर वहाँ पे 5-6 साल मैंने कीबोर्ड सीखा। फिर मैंने 9th स्टैंडर्ड में पियानो सीखना स्टार्ट कर दिया। नीतीश सोनावणे सर हैं, वो भी ब्लाइंड है एंड ही इज़ अ जैज़ पियानिस्ट। तो उनके पास मैं पियानो के लिए जाता था और अभी मैंने ट्रिनिटी स्कूल ऑफ लंदन से ग्रेड 5 कंप्लीट किया है विद डिस्टिंक्शन। और अभी मतलब मैं प्रोफ़ेशनली शोज़ करता हूँ विद बैंड, स्टेज शोज़, कैफ़े वगैरह में, कॉर्पोरेट इवेंट्स वगैरह में करता हूँ। और ये सब में बहुत मुझे बहुत काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं स्पोर्ट्स और म्यूज़िक के लिए। बालाश्री पुरस्कार जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का होता है, वो मिला है मुझे। फिर उसके बाद तन्वी स्टार करके एक अवार्ड था, वो मिला है। फिर आदर्श डोंबिवलीकर अवार्ड मुझे मिला है। फिर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज किया गया था। और 2014 में मुझे नेशनल अवार्ड भारत के तब के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के हस्ते मुझे न्यू दिल्ली में ये प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था। तो ऐसे काफ़ी सारे अवार्ड्स मुझे है और काफ़ी जगह पे मेरा इंटरव्यू हुआ है, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो और टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह से कई जगह पे इंटरव्यू हो चुका है और कई जगह पे फेलिसिटेशन वगैरह हो चुके हैं। अपने एजुकेशन मिनिस्टर से भी एक बार मेरा फेलिसिटेशन हो गया था। तो यही सब है। ओके, थैंक यू सर। सो आपसे आपकी विजन स्टेटस के बारे में जानना चाहूँगी। आप टोटली ब्लाइंड है या पार्शियल ब्लाइंड है? मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। ओके। सर, क्या आप ये बता सकते हैं कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं और आप कितने भाई-बहन हैं?
मेरी फैमिली में 4 मेंबर हैं मतलब मैं, मेरे पेरेंट्स मतलब मम्मी-पापा और बहन, हम लोग चारों रहते हैं। ओके, ओके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कि आपने अभी बताया कि इतने सारे अचीवमेंट्स आपके पास हैं और इतने कम उम्र में अभी आपने ग्रेजुएट सिर्फ किया है, तो क्या फैमिली की तरफ से क्या आपको लगता है कैसा उनके साथ रहा है आपका एक्सपीरियंस? क्या वो कितने आपको सपोर्ट करते थे? सो बेसिकली आज मैं जो कुछ भी हूँ वो फैमिली की वजह से हूँ क्योंकि अ, मेरे हर एक सिचुएशन में उन्होंने सपोर्ट किया। सबसे पहली बात कि कई बार ऐसा प्रॉब्लम्स हो जाता है एक ब्लाइंड के लाइफ में कि क्योंकि वो ब्लाइंड होता है इसलिए लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आज लोग अ, लोगों का माइंडसेट चेंज भी हो रहा है पर अभी भी कुछ अ, लोग हैं हमारे सोसाइटी में जो ऐसा एक्सेप्ट नहीं करते। तो सबसे बड़ा थैंक्स तो मैं उनको यही देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और बाद में मुझे बढ़ाया, पढ़ाया-लिखाया और अभी इतना जो मैंने अचीवमेंट्स बताया जैसे कि स्पोर्ट्स में अगर साइक्लिंग जब मैं करता था तो मेरे पापा ही थे जो मुझे साइकिल मेरे बर्थडे गिफ्ट उन्होंने किया था, वो साइकिल और फिर हम लोग राइड के लिए जाते थे। फिर अलग-अलग जगह पे घुमाने लेके जाना, सभी का मुझे एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये उनका टारगेट था। इसलिए कई ट्रिक्स भी किए हैं हमने। फिर नैप ये जो एसोसिएशन है उसके साथ भी मैंने ट्रिक किए हैं। और ये तो पापा का हुआ और हर एक बात पे मतलब हमेशा मोटिवेशन मुझे वो देते रहे हैं। कभी भी उन्होंने यही नहीं दिखाया कि तू क्योंकि तू ब्लाइंड है, तो तू ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर सकता, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। उन्होंने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि तू सभी बच्चों से अलग है। उन्होंने मुझे हमेशा इक्वल तू इक्वल है, ऐसा ही दिखाने की कोशिश की और हर एक जगह पे सपोर्ट किया। मेरे जो शुरू-शुरू की पढ़ाई थी, वो मेरी मम्मी लेती थी 10th स्टैंडर्ड तक और उन्हीं की वजह से मैं 10th स्टैंडर्ड में 95.40% स्कोर कर पाया और 12th में 74% स्कोर कर पाया और वैसे ही सिस्टर का भी सपोर्ट था। मतलब अभी मुझे वीडियोज़ वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे मतलब जितना भी सोशल मीडिया के जो मेरा काम होता है, वो सब वही देखती है। अच्छे कैप्शंस डालना, वीडियो शूट करना, तो ऐसा फैमिली का काफ़ी सपोर्ट है मुझे। क्योंकि आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन हुई है सर, सो आपसे जानना चाहूँगी कि एज़ अ वीआई वहाँ पे सभी साइटेड स्टूडेंट्स के बीच में रहना, पढ़ना और तो कैसा रहा आपके लिए और क्या चैलेंजेस आए स्कूल टाइम्स में आपको? अ, वैसे तो चैलेंजेस बाद में कुछ नहीं है लेकिन शुरू-शुरू में है मतलब जब मैं सीनियर में गया सो नर्सरी और जूनियर तो ठीक रहा, वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर सीनियर में मैं आईएएस चंद्रकांत पाटकर विद्यालय स्कूल में गया। तो वहाँ पे अ, सीनियर में फर्स्ट में एग्ज़ैक्टली मेरे को अभी याद नहीं, पर एक टीचर थे हम लोग को, तो वो हमेशा बोलते थे कि यार इसको मतलब क्यों तुम नॉर्मल स्कूल में पढ़ाए हो, तो इसको तो ब्लाइंड स्कूल में जाना चाहिए। ये यहाँ पे क्यों पढ़ रहा है, ये तो इतना ग्रास्प कर ही नहीं सकता। मतलब हमेशा टॉर्चर करना, कम दिखाना, ऐसे मतलब एक टीचर थे और हमेशा पेरेंट्स मीटिंग में थोड़ा बहुत हम लोग की और उनकी अनबन रहती थी। पर मेरे पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग थे तो उन्होंने हमेशा इग्नोर ही किया उसको और फिर जब मतलब मैंने स्कूल बस लगाई थी घर पे आने के लिए, तो स्कूल बस में कुछ-कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनको समझ में आता था कि मेरे को दिखता नहीं है, मैं ब्लाइंड हूँ। तो टपली मार के जाना, फिर भागना मतलब ऐसा थोड़ा बहुत वो तकलीफ होता था। पर जैसे ही मैं सेकेंडरी में आया तब ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं आया। तब सभी अ, मतलब मेरे साथ के जो क्लासमेट्स थे, वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे साथ ही साथ जो स्टाफ था पूरे स्कूल का, वो काफ़ी कोऑपरेटिव था। मेरे को कल्चरल एक्टिविटीज़ में कभी कभी कभार बाहर जाना पड़ता था, तो स्कूल भी मेरे को कंसेशन देती थी और फिर जब 10th स्टैंडर्ड खत्म होने को आया तब मेरे अच्छे दोस्त भी बन गए थे। तो मेरे 2 अच्छे सेटेड दोस्त भी हैं, जिनसे अभी भी मैं कॉन्टैक्ट में हूँ। एक दोस्त है मेरा वो उसकी खुद की कार है, तो हम लोग कई बार घूमने भी गए हैं। लोनावला गए हैं, अलीबाग गए हैं। तो ऐसा नहीं अभी डिपेंड करता है कि मतलब हर एक के ऊपर कि उसका एक क्लाइंट के प्रति अप्रोच क्या रहेगा। तो बाद में तो अच्छा एक्सपीरियंस है, स्कूल
का भी बहुत उन्होंने कोऑपरेट किया मुझे। जब मैं 4th में था तभी मैंने एक मूवी में काम किया था मुट्ठी भर सपने करके, जिसका ट्रेलर यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मुझे आशुतोष राणा के साथ काम करने का मौका मिला था। तो तभी भी मुझे जाना पड़ा शूट्स के लिए वगैरह अंधेरी या फिर माचिस घाट गया था। तो तभी भी स्कूल ने कंसेशन दिया मुझे। तो सभी कोऑपरेटिव थे, सिर्फ़ तभी का थोड़ा-सा एक एक्सपीरियंस मुझे बुरा आया। अदरवाइज़ इट वाज़ एक्सेलेंट। नाइस। बहुत अच्छी बात है सर कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सर मैथ्स, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स जब हम एक वीआई को पढ़ाते हैं, तो वो स्कूल में करवा पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, स्पेशली 6-7 स्टैंडर्ड के बाद। तो उस टाइम पे आपको स्कूल से कैसा सपोर्ट मिला? और इसके साथ ही कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट को आपको कैसे सपोर्ट मिला स्कूल की तरफ से? बेसिकली स्कूल की तरफ से ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं मिला ऐसा नहीं बोल सकते, लेक्चर्स वगैरह मतलब पीरियड्स वगैरह तो होते ही थे। तो थोड़ा बहुत जो मुझे समझ में आता था उतना आता था और पर बाकी मेरी मॉम थी वो पढ़ा लेती थी या फिर नैप से मुझे काफ़ी हेल्प मिली, उनके वॉलंटियर्स वगैरह होते थे। तो अभी 9th-10th स्टैंडर्ड में वो बंडागर सर करके एक सर थे, वो सिखाते थे मैथ्स। तो स्कूल से उतना मुझे समझ में नहीं आता था उतना, पर जितना मैं घर पे या फिर लैब में करता था, वो समझ में आता था क्योंकि अच्छे से एक समझाना होता है, एक साइटेड को समझाना और एक ब्लाइंड को समझाना एक अलग चीज़ होता है। तो स्कूल का कैसा होता होता था कि बेसिकली उनका टारगेट रहता था कि इतने-इतने टाइम पीरियड में इतना-इतना पोर्शन कंप्लीट करना है। तो स्पेशली ऐसा मुझे कभी उन्होंने समझाया नहीं और मैंने भी उतना पूछा नहीं क्योंकि मेरा हो रहा था। तो ऐसा है। सर बहुत अच्छा लगा आपके स्टडी के बारे में जान कर के। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी आपने बताया कि आप एक स्विमर भी हैं, साइक्लिंग किए हैं, रनिंग भी है। तो ये सब में आपका इंटरेस्ट कब आया और कब से आपने ये करना शुरू किया? अ, सो बेसिकली 4th स्टैंडर्ड तक मैं स्पोर्ट्स में था नहीं। तब ऐसे ही नॉर्मल लाइफ चल रही थी। अपना स्कूल जाना, आना, पढ़ाई। 3rd स्टैंडर्ड में मैंने तबला स्टार्ट किया सीखने को। पर ऐसा होता था कि मतलब मेरे पेरेंट्स को लगा कि नॉर्मल लोग जैसे कि खेलते हैं बाहर, कुछ ना कुछ गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह। पर मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, कुछ फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती थी। तो सबसे पहले मेरे भाई ने स्विमिंग चालू किया। हमारे यहाँ पे यश जिमखाना करके है, वहाँ पे मानी सर है, उनके अंडर उसने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया। तो उसका देख-देख के मेरे पेरेंट्स को भी लगा कि इसको भी वहाँ पे डालना चाहिए क्योंकि स्विमिंग ये एक अच्छा एक्सरसाइज़ है। तो एक एक्सरसाइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने स्विमिंग स्टार्ट किया और फिर मैं सीखता गया। बेसिकली मैं स्विमिंग में बहुत स्लो लर्नर था। मुझे सीखने में काफ़ी टाइम लगा। मुझे टेक्नीक वगैरह उतना नहीं जमता था तब। तो इसलिए मेरी प्रोग्रेस जो थी शुरू-शुरू में, वो बहुत स्लो हो रही थी। पर जैसे ही एक लेवल तक मैं आया, तो तब स्टेट लेवल की कॉम्पिटिशन लगी थी अंधेरी में, पैरा ओलंपिक की। तो हमने सर से कंसल्ट किया कि सर ऐसे-ऐसे कॉम्पिटिशन है, तो क्या ये पार्टिसिपेट कर सकता है क्या? ऐसे मेरे मॉम ने पूछा। तो सर ने बोला कि हाँ, कर सकता है, हम लोग ट्राई करेंगे। पर तब मैं रेडी नहीं था, मुझे करना नहीं था, क्योंकि मुझे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। पर वो सर ही थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जिन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस ली और फिर मैं काफ़ी प्रैक्टिस के बाद फिर मैं स्टेट्स खेलने गया, फिर वहाँ पे मुझे ब्रॉन्ज़ मेडल मिला और फिर मैं नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हुआ जो कॉम्पिटिशन बैंगलोर में हुई थी। तो फिर इस तरह से मेरा स्विमिंग का करियर स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से मैं स्टेट और नेशनल लेवल तक गया पर मोटिव मेरा ये नहीं था। पर जैसे-जैसे वो डेवलप हुआ मेरा स्विमिंग, तो वैसे-वैसे हम सोचते गए और वो होता गया। तो जैसे कि मैं एक बात जानने के लिए उत्सुक हूँ बहुत ज़्यादा, जैसे कि एक विज़ुअली हैंडिकैप स्विम कैसे कर सकता है? ये सोचना भी मुश्किल है। जैसे कि जब हम स्विम करते हैं, तो पानी की आवाज़ ज़्यादा होती है, तो हमें पता कैसे चलता है कि हमें जाना किस ओर है? ये आप कैसे करते थे? कैसे आपको पता चलता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे?
हाँ, सो बेसिकली उसके लिए कैसा रहता है अभी कॉम्पिटिशन्स में तो लेन रहते हैं मतलब एक रस्सी रहती है। तो लेन नंबर 1, लेन 2 ऐसा कभी-कभार 7-8 लेन रहता है। तो 2 लेन के बीच में हम लोग को स्विम करना होता है। तो बराबर पोज़ीशन हम लोग को सेट कर देते हैं कि यहाँ से तुम्हें जंप मारना है। तो जैसे ही जंप मारते हैं, तो वो एक टेक्निक रहता है। जो हम लोग हाथ-पैर मारते हैं, उसका एक टेक्निक रहता है हाथ का। अगर वो प्रॉपरली यूज़ किया जाए, तो हम लोग सीधा स्ट्रेट मतलब कि पूरा एंड तक जा सकते हैं। और जैसे ही एंड आता है, तो हम लोग को एक मतलब बॉल होता है वो छोटा-सा या फिर एक पैड रहता है मतलब सॉफ्ट चीज़ होता है वो। तो जैसे ही एंड आता है, तो ऊपर जो भी रहेगा मतलब ओपन कहते हैं ये लोग एस्कॉर्ट्स, तो वो ऐसे सर पर टच करते हैं मतलब एक वो सिग्नल होता है कि एंड आ रहा है और जब हम लोग हाथ मारते हैं तब अ, जो जब एंड आता है, तो वो हाथ ज़मीन को लगता है, तो फिर हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ, यहाँ पे एंड आ रहा है, पुल खत्म हो गया। तो ऐसे आवाज़ से हम लोग को पता चलता है। और एक टेक्निक होता है कि हम लोग का जो स्पीड रहता है, मतलब हम लोग हाथ दबोच सकते हैं कि कितने हाथ मारने के बाद हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, कितने मीटर तक कितने हाथ लगेंगे। तो जैसे ही हम लोग स्विमिंग करते हैं ना, तो एक अंदाज़ा हो जाता है और अगर वो परफेक्ट होता है तो फिर भी समझ जाते हैं। पर ऐसे नहीं कि सही सही से पहुँचेंगे ही, कभी-कभार लग चोट भी जाती है, नाक लगता है, सिर लगता है, ऐसा हो जाता है पर मोटिवेशन ही उतना रहता है कि वो हो जाता है। बहुत अच्छा लगा सर अमेज़िंग आपसे, सर। जिनको भी स्विमिंग सीखनी रहेगी, जो सोचते होंगे कि वीआई स्विम नहीं कर सकते आज, उनको भी कुछ सीखने मिला होगा। सो थैंक यू शेयर करने के लिए। यस सर, आप पूछ सकते हो। प्रिंस सर। Microphone is turned off. Turn off microphone. CTRL plus D. अच्छा, जैसे कि साइक्लिंग आपने बताया कि अभी आप अपने फ़ादर के माध्यम से आपने साइक्लिंग की कॉम्पिटिशन में भी भाग लिया है। तो इसमें क्या करना होता है? जैसे कि वो तो आपके फ़ादर जो हैं वो तो कमांड सँभालते होंगे कि हमें जाना किधर है। लेकिन कितने स्पीड में चलाना है, क्या करना होता है उसमें? आप कुछ बताएँगे इसके बारे में? अ, हाँ, मतलब मेन कंट्रोल जो होता है वो फ़ादर के पास ही होता है, क्योंकि वो आगे बैठते हैं, आगे के सीट के पास सारे कंट्रोल होता है और स्पीड वो उसके हिसाब से फिर वो डिसाइड कर लेते हैं। मेरा सिर्फ़ काम होता है पेडल चलाना, पेडल मारना। बाकी आगे कैसा रास्ता है, क्या है, तो वो स्पीड जो है वो उसके हिसाब से वही डिसाइड कर लेते थे। ओके, तो म्यूज़िक के बारे में जानना चाहेंगे सर, आपका म्यूज़िक का करियर कब से स्टार्ट हुआ और आपने म्यूज़िक को अपना करियर क्यों चूज़ किया? अ, सो म्यूज़िक का स्टार्ट कह सकते हैं कि मतलब सबसे पहले तो 3rd स्टैंडर्ड में मैं जब था, तो मैंने तबले के क्लास लगाया यहाँ पे डोंबिवली में और 2 साल मैं तबला सीखा, फिर कीबोर्ड का मैंने 5th स्टैंडर्ड में स्टार्ट किया। तो धीरे-धीरे फिर Completing मैंने whistle. ड्रम्स, Stop recording. कॉन्गो, Start first. ऑक्टोपैड वगैरह ये रिदमिक इंस्ट्रूमेंट सीखना स्टार्ट कर दिया। फिर सिंगिंग सीखना स्टार्ट कर दिया। तो जो क्लास का एनुअल गैदरिंग होता था, तो वहाँ पे मैंने बजाना स्टार्ट कर दिया पहले ऑर्केस्ट्रा में। कीबोर्ड या फिर एक बार मैंने कॉन्गो प्ले किया था, एक बार ड्रम्स प्ले किया था। तो इस तरह से मुझे शो क्या होता है इसका एक्सपीरियंस मिला, म्यूज़िक बजाना और फिर धीरे-धीरे जैसे ही मैं मतलब जैसे ही साल बीतते गए, वैसे-वैसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया और म्यूज़िक में जो आज मेरा इंटरेस्ट बढ़ा है, उसके पीछे मेरे दादाजी का भी काफ़ी बड़ा हाथ है। मतलब वो हमेशा से ही मुझे मतलब बचपन से पुराने गाने मुझे वो मतलब मेरे लिए लगा करते थे। जो बॉलीवुड मतलब किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर ये सब आर डी बर्मन, एस डी बर्मन के गाने वग़ैरह मुझे सुनाया करते थे वो। तो उनकी वजह से काफ़ी मुझे म्यूज़िक मतलब पता चला, काफ़ी गाने मुझे पता चले और जैसे मैं म्यूज़िक सुनता गया, तो वैसे मेरा इंटरेस्ट वो उसमें बढ़ गया।
फिर मैं बाद में मैंने 9th स्टैंडर्ड में जैसे ही पियानो स्टार्ट किया, तो वो जो मेरे सर थे नीतीश सर, तो वो काफ़ी यंग थे, तो हम लोग का बॉन्डिंग भी बहुत अच्छे से जम रहा था और जब सीखने के अलावा काफ़ी इंटरेक्शन भी होते थे, काफ़ी डिस्कशन भी होते थे, मैं काफ़ी उनको डाउट पूछता था, वो मुझे म्यूज़िक के बारे में और डिटेल में बताते गए कि म्यूज़िक में भी अलग-अलग टाइप होते हैं, तो ये टाइप के म्यूज़िक कैसा होता है, वो टाइप के म्यूज़िक कैसा था, मतलब वेस्टर्न क्लासिकल क्या है, जैज़ म्यूज़िक क्या है, बॉलीवुड क्या है, रॉक क्या होता है, पॉप क्या होता है, ये सब मुझे वो अच्छे से एक्सप्लेन करने लगे और वो बजाते ही इतने अच्छे थे कि उनके बजाने की वज़ह से मेरा अ, इंटरेस्ट और बढ़ गया और मैं उनको बहुत मतलब उनकी छोटी-छोटी चीज़ें मैं फ़ॉलो करने लगा, बहुत ध्यान से मैं उनको फ़ॉलो करने लगा और वही मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करने लगा घर पे। फिर मैं खुद का सॉन्ग्स या फिर पीसेस वगैरह बिठाना शुरू कर दिया और फिर अराउंड 10th स्टैंडर्ड में मैं जब था, तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे म्यूज़िक में ही करियर करना है क्योंकि अ, मतलब 10th की पढ़ाई में भी मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया कि जब मैं म्यूज़िक सुनता था, बजाता था, तो काफ़ी मुझे लाइक मोटिवेशन मिलता था इस म्यूज़िक से और काफ़ी एनर्जी आती थी। जो भी थोड़ा बहुत टेंशन, स्ट्रेस रहता था, वो जाता था। वो मतलब अ, कुछ देर म्यूज़िक सुनने के बाद ऐसा लगता ही नहीं था कि हम लोग कुछ कुछ चालू है लाइफ़ में, कुछ टेंशन है। बहुत पॉज़िटिव और एनर्जेटिक लगता था मुझे। तो इसकी वजह से धीरे-धीरे मेरा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा और फिर मैंने एज़ अ करियर वो ऑप्शन चूज़ किया। आप किस टाइप के सॉन्ग्स प्ले करना पसंद करते हैं, सिंग करना पसंद करते हैं? जैसे कि एक क्लासिकल होता है, एक लाइट म्यूज़िक होता है, तो किस टाइप के सॉन्ग्स आप पसंद करते हैं ज़्यादा? सो बेसिकली मैं एक वेस्टर्न क्लासिकल पियानिस्ट हूँ, मतलब मेरा मेन जो जॉनर है, वो वेस्टर्न क्लासिकल ही है। मतलब जो अपने मोज़ार्ट, बाक, शोपान ये जो पियानिस्ट हैं, तो उनके जैसे पीसेस रहते हैं जिसको मतलब मोस्टली ये वेस्टर्न क्लासिकल में आते हैं। तो वो मतलब मेरा मेन उसमें इंटरेस्ट है और मेरा वो मेन जॉनर है। पर बाकी ऐसा है कि मतलब डिमांड के हिसाब से मैं कहता हूँ, मैं बॉलीवुड ऑर्केस्ट्रा भी करता हूँ, जिसमें पुराने गाने होते हैं या फिर अनप्लग्ड सॉन्ग्स भी उ उसका भी मैं शो करता हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, अभी जैज़ म्यूज़िक भी मैं सीखता हूँ। तो डिमांड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं मतलब सब करता हूँ, शोज़। सर आप बहुत सारे पब्लिक के कॉन्टैक्ट्स में आते रहोगे क्योंकि आप शोज़ करते हो। आपने जब स्पोर्ट्स किया, स्विमिंग, साइक्लिंग, तो वीआई को छोड़ के अदर डिसेबिलिटी या फिर साइटेड कम्युनिटी के साथ जब आप आते हो, तो किसी को कन्विंस करना कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दो, ये कितना डिफ़िकल्ट होता है और आपको क्या लगता है कितने ईज़िली लोगों को कन्विंस किया जा सकता है? सबसे पहली बात कि कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अगर हम में टैलेंट ही अगर उतना है, अगर हम उतने लेवल तक पहुँच चुके हैं, तो हमें किसी को जाके अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। वो पर्सन खुद हमारे पास आएगा कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, आप प्लीज़ आ सकते हो क्या? क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है। मतलब मैं किसी को अप्रोच नहीं किया हूँ किसी खुद से ज़्यादा। पर लोगों ने ही को मतलब उनको मेरा बजाना पसंद आया, मेरा म्यूज़िक पसंद आया। फिर उन्होंने ही मुझे अपने बैंड में इंक्लूड करना चाहा और साइटेड लोगों का साथ तो काम करने का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत बढ़िया ही है। बेसिकली हम लोग का एक बैंड है, नवाबजादे करके, जिसमें मैं हूँ और एक गिटारिस्ट है, एक सिंगर है और एक ड्रमर है। तो ये तीनों भी लोग साइटेड है। पर कभी भी उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि हाँ, तू ब्लाइंड है तो तू क्यों आ रहा है? तू क्यों नहीं, मतलब तू नहीं कर सकता। ऐसा कभी भी उन्होंने होने नहीं दिया। मतलब उन्होंने हमेशा मुझे इक्वली ट्रीट किया है। हमेशा मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ मतलब साउंड सेटअप जो करना होता है शो के पहले, तो उसमें मदद करना या फिर वेन्यू से कैब तक वो सब लाना, वापस डालना, लोड-अनलोड जो करना होता है। वो सब हमेशा ही वो करते आ रहे हैं। मैं जो चीज़ मैं कर सकता हूँ खुद इंडिपेंडेंटली, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट निकालना कवर से, वो सब लगाना, वो भी कई बार मुझे करने को नहीं देते हैं वो। वो बोलते हैं कि नहीं-नहीं तू तू मत कर, तेरे को कुछ लगेगा, मतलब वो थोड़ा-सा ओवर केयरिंग भी हो जाता है। साथ ही साथ और एक वॉयलिनिस्ट है,
उन जिनके साथ मैं शूज़ करता हूँ, वो भी साइटेड है। 50 इयर्स के हैं वो। तो वो भी ऐसे ही है मतलब एक उनके लड़के जैसे ही मुझे हमेशा ट्रीटमेंट मिलती है। हमेशा मतलब अच्छा खाना, अच्छा मतलब सब फैसिलिटीज़ वो देते हैं, शूज़ के लिए वगैरह और प्रैक्टिस के लिए वगैरह बुलाते हैं। और कभी ऐसा फ़र्क नहीं करते कि सॉरी तू ब्लाइंड है, मैं साइटेड हूँ, इक्वली ट्रीट करते हैं। तो अभी तक जो मैंने साइटेड लोगों के साथ काम किया है, तो मुझे अब तक तो कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो सर इसी बात से मैं आपका एक व्यू जानना चाहूँगी एज़ अ डिसेबल आप सारी डिसेबिलिटी कम्युनिटी को क्या मैसेज दोगे कि बीइंग अ डिसेबल ये कहीं पे आपको स्टॉप करता है या कहीं न कहीं डिसेबिलिटी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है? अ, नहीं, देखो डिसेबिलिटी मतलब अपने को कोई भी प्रॉब्लम है, हम हैंडीकैप है, ये पहली बात तो हम लोग ने भूल जाना चाहिए। ये कंसिडर करना ही नहीं चाहिए क्योंकि उससे एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, जो नॉर्मल लोग कर सकते हैं, वो चीज़ करने को थोड़ा-सा शायद से हम लोग को चैलेंजेस फेस करना पड़े, थोड़ा-सा ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन हम लोग को कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए और पहली बात तो ये है कि हम लोग भी नॉर्मल लोगों जैसे ही हैं और इस बात पे मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे पापा हमेशा कहते थे कि जो सब कुछ कर सकता है, जो सब कुछ करता है, जिसके पास टैलेंट है वो यूज़ करता है, वो कभी भी हैंडीकैप नहीं हो सकता। हैंडीकैप वो होता है जिसके पास सब कुछ होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है। वो उस जितने भी रिसोर्सेज़ है उसके पास, उसका वो यूज़ नहीं कर पाता। वो खुद का टैलेंट पहचान नहीं पाता। सपोर्ट होने के बावजूद भी वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता, वो हैंडीकैप है, ऐसा हमेशा उनका कहना है। तो हम लोग कभी भी हैंडीकैप नहीं है, हम लोग डिफरेंटली एबल है। मतलब ऑफ़ कोर्स डिसेबिलिटी ये हमारी स्ट्रेंथ है ऐसा हम ज़रूर बोलेंगे और अपने गोल्स पर फ़ोकस करना चाहिए। हमें क्या करना है, हम लोग को कौन-सी चीज़ अच्छी लगती है, उस पर और बहुत जल्दी ही ये ढूँढ लेना चाहिए। उसके लिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो करियर गाइडेंस के वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं, काफ़ी कोर्सेज़ वगैरह होते हैं, तो वो किए जा सकते हैं। पर कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए और अगर हम लोग की ख्वाहिश है, हम लोग की अगर विल पावर है, तो कोई भी चीज़ है नामुमकिन नहीं है, चाहे प्रॉब्लम्स कितने भी हो। बस इतना ही कहना चाहूँगा। हाँ सर, इन बातों के बीच मुझे एक बात बहुत अच्छा लगा कि आपने अभी बताया कि हमारे पास अगर जो टैलेंट है तो हमें किसी को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें खुद लोग पूछते हैं आकर के। तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा आपको अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। तो क्या उस टाइम की फीलिंग्स आप बताएँगे मुझे हमें कि उस टाइम पे आपके फैमिली, आपके आस-पड़ोस के लोग जो होते हैं, उनका क्या रिएक्शन था अवार्ड्स मिलने के बाद? अ, वो मतलब ऐसा एक पल था जो ज़िंदगी का सबसे एक हैप्पीएस्ट मतलब पल हम लोग मैं कह सकता हूँ। बहुत ही मतलब अच्छा दिन था वो। सो बेसिकली हमने अप्लाई किया और अराउंड नवंबर में हम लोग बैठे थे मतलब मैं और माँ बैठे थे बेडरूम में और अचानक से फ़ोन आता है उन लोग की तरफ से कि ऐसा-ऐसा मतलब आपको अवार्ड मिला है, आपको दिल्ली में आना है। 3 दिसंबर को प्रोग्राम था, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे को और वो सब बता रहे थे कि कब आना है, क्या शेड्यूल रहेगा वगैरह। तो मम्मी ने मुझे बताया पर जब मैंने ये सुना और उन्होंने भी ये सुना तो हम लोग को ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि क्या सच में मिला है? मतलब ऐसा वो बात हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो मम्मी ने फिर से फ़ोन किया कि मतलब आप श्योर हो क्या कि उसको मिला है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मिला है, आपको आना है वगैरह-वगैरह वो सब उन्होंने बोला। फिर काफ़ी हम लोग हैप्पी थे। फिर पापा को वगैरह बताया, पूरे ग्रैंड पेरेंट्स को वगैरह हमने बताया, मेरी बहन को बताया तो काफ़ी घर का माहौल था वो काफ़ी मतलब सब लोग खुश थे, सब लोग खुशियाँ मना रहे थे। तो जाने का टाइम आया तब ऐसा हो रहा था कि रिज़र्वेशन नहीं मिल रहा था कोई मतलब कौन सी भी ट्रेन का रिज़र्वेशन मिल ही नहीं रहा था। बहुत ट्राई किया, पर लकीली तब
अ मेरे ख्याल से 1 या 31 तारीख मेरे को डेट एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। तो तब एक राजधानी लॉन्च होने वाली थी। एलएन इट इज़ एनडीएलएस कुछ राजधानी थी वो, मुंबई एनडीएलएस। तो वो तभी लॉन्च होने वाली थी और उसमें हम लोग का रिज़र्वेशन करवा दिया गया उनकी तरफ से और फिर दादाजी, मैं और मेरे पेरेंट्स अ, दिल्ली गए। तो वो ट्रेन का भी काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा था मतलब नई-नई ट्रेन थी, वो सब नए सीट सब पॉश सब साफ-सुथरा था, फूड वगैरह अच्छा था, जैसे कि राजधानी का फूड अच्छा ही होता है। और फिर सुबह हम लोग जब दिल्ली पहुँचे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें गाड़ी मतलब हम लोग के लिए गाड़ी भेज दी गई थी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। फिर हम लोग को एक इंटरनेशनल गेस्ट हाउस पे रखा गया, फिर मतलब मैंने इतना सिस्टमैटिक और प्लानिंग में देखा ना वो सब, बहुत सिस्टमैटिक वे में था मतलब वो 3 दिसंबर को जब प्रोग्राम था हमारा, तो उसके 2 दिन पहले प्रोग्राम का रिहर्सल था, कि प्रोग्राम कैसे होने वाला है। प्रेसिडेंट कितने बजे आएँगे, कब उनकी एंट्री होगी, कब वो एग्ज़िट करेंगे और किसके बाद किसका नंबर आने वाला है, ये सब प्लान था और उसकी प्रैक्टिस की क्या मतलब की थी और तब तब प्रैक्टिस के लिए एक बंदे को एज़ अ प्रेसिडेंट चुना था और एस्कॉर्ट्स थे हम लोग को स्टेज तक पहुँचाने के लिए और 2 दिन मतलब हम लोग वहाँ पे रहे। फिर 3 तारीख को वो दिन आया जब अवार्ड सेरेमनी था, तो मुझे जब वो अवार्ड मिला तब सब सभी मतलब बहुत खुश थे और दादाजी भी थे। सब लोग के मतलब काफ़ी क्या बोलते हैं उसको फेस पे बहुत हैप्पीनेस था, बहुत खुश थे। फिर उसके बाद हमने कुछ मीठा वगैरह मुझे खिलाया अपने हाथ से पापा ने गुलाब जाम खिलाया था, वहाँ पे था। तो ऐसा मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और काफ़ी सिस्टमैटिक वे में मतलब ऑर्गनाइज़्ड था सब कुछ और मेरे मेरे लिए भी पहली बार था तो मैं भी अंदर से बहुत खुश था। और काफ़ी टैलेंटेड लोग भी मिले वहाँ पे जो जिन्होंने काफ़ी कुछ अपने फ़ील्ड में कर रखा था। काफ़ी लोगों से बात हुई, काफ़ी लोगों के नंबर लिए और फ्रेंड्स भी बने थे तो एक-दूसरे के रूम में जाना-आना और एक तरह से हम लोग ने काफ़ी मतलब मज़े किए, एन्जॉय किया वहाँ पे। वो जो मतलब वो था तो अवार्ड सेरेमनी पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हम ट्रिप पे आ गए हैं और फिर नेक्स्ट डे उनका एक टूर भी था मतलब पूरे दिल्ली वो घुमाने को वाले थे। हालाँकि हम लोग को रिज़र्वेशन था तो हम लोग गए नहीं, पर काफ़ी फ्रेंड्स बने तो हम लोग बाद में भी कनेक्टेड थे, एक-दूसरे से बात करते थे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सर आपने मूवी में काम किया है जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, तो ऐसे बहुत सारे वीआई हमें मिलते हैं जो बोलते हैं कि मूवी में वगैरह हम फ्रंट लाइन पे काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे आई कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, हम एक्सप्रेशंस नहीं दे सकते। तो ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मूवी का? अ, देखो मतलब बात अगर एक्सप्रेशंस की है तो मतलब थोड़ा हम लोग इमेजिन करके दे सकते हैं और अगर वो अच्छे से गाइड करे, तो हो सकता है और डिपेंड्स कि सीन क्या होता है, मतलब क्या क्या किस टाइप का रोल है, इस पर डिपेंड है। तो मेरा मूवी का सफ़र ऐसा था कि जो नैब है मुंबई का, तो वहाँ पे ऑडिशंस थे मूवी के लिए, अंधेरी का जो सेंटर है, वहाँ पे हम लोग गए थे और कुछ 2-3 डायलॉग्स हम लोग को बोलने के लिए बोला गया था। फिर वो मैंने बोला और फिर काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पे, पर उसमें से मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद अप्रैल-मई की छुट्टी में हम लोग को डेढ़ महीने के लिए मालशेज़ घाट जाना था। तो वहाँ पे मैं गया और काफ़ी बड़े-बड़े एक्टर्स और मतलब काफ़ी मतलब जिनका नाम है इस इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स वगैरह, वो सब रहते थे और हमारी वैनिटी वन रहती थी वहाँ पे। मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है कि फ़िल्म का शूट क्या होता है, कैसे होता है। सब सब लोग से दोस्ती हुई और काफ़ी लोग कोऑपरेटिव भी थे और मेरा वो मतलब इतना प्यार से मुझे रखते थे कि मैं कभी भी सेट पर कभी भी मतलब वॉकिंग किया ही नहीं। जहाँ जहाँ पे भी जाना होता है मेरे को सब उठा के लेके जाते थे, अपने कंधे पे लेके जाते थे। तो अगर वैनिटी वैन से कहीं इधर-उधर जाना है, कहीं लोकेशन पे कहाँ पे शूट है, तो मैं कभी चल के गया ही नहीं और हम लोग का एक गाँव था मतलब एक गाँव में वो शूट हुआ था वहाँ पे। तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। एक्टिंग मैंने मतलब काफ़ी अच्छे से सीख भी ली और
देखे भी, मतलब बहुत करीब से सब कुछ देखने मिला। प्रिंस सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे या फिर हम रैपिड राउंड 5 करें? Your microphone is turned. यस सर, बहुत अच्छा लगा हमें जान करके आपके बारे में, और एक इंडियन प्रेसिडेंट से अवार्ड्स मिलना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। यस मैम, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। ओके, तो सिद्धार्थ सर, आपके साथ हम रैपिड राउंड 5 खेलेंगे, जिसमें आपको मेरे और सर से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे इन ऑल, जिसका आंसर आपको क्विकली देना होगा। सो मेरा ओके। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हो? मैं एक सेटल्ड म्यूजिशियन मतलब खुद को देखना चाहता हूँ, एक पियानिस्ट। ओके, तो आपके रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल है ए आर रहमान और मोजार्ट। अ, कोई एक ऐसा फनी इंसिडेंट जो आपको याद आता हो आपके स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में, जो आपके करियर से भी रिलेटेड हो, और मतलब वो काफ़ी अच्छा भी रहा और आप उसको आज एक फनी इंसिडेंट करके याद करते हो? नहीं, ऐसे स्पेसिफिक कोई फनी इंसिडेंट तो नहीं है। ओके। तो सर, आपने अपनी फैमिली सपोर्ट बताया, अपने साथ लोगों का सपोर्ट बताया था, बट मैं ये जानना चाहूँगी कि सोसाइटी आपको कैसे दिखती है? जो लोग शायद आपको नहीं जानते या गाँव में जहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो वो लोग आपको क्या देखते हैं? नहीं, बेसिकली मुझे कहीं भी ब्लाइंड है इसलिए कहीं मतलब कहीं भी पूरा एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे वो गाँव हो या फिर वो शहर हो। मतलब गाँव के लोग भी उतना ही प्यार से रखते हैं, हेल्प करते हैं। मतलब अभी मैं दादाजी के यहाँ पे जाता हूँ, वो अलीबाग में रहते हैं। तो वहाँ पे भी पूरे गाँव में मतलब मतलब जानते हैं मुझे लोग। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि जब मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, तो सभी की प्लानिंग थी कि इसके पोस्टर लगाएँगे हम गाँव में और फ़ोटो वगैरह लगाएँगे और ऐसे-ऐसा मिला, ऐसा हम लोग पोस्टर करेंगे। और उन्होंने लगाया भी था उस गाँव में। तो काफ़ी मतलब प्यार से रखते थे। कुछ मैं अगर वहाँ पे जाता हूँ, तो कुछ उनके स्पेशल डिशेज़ लाना, खाने-पीने के लिए लाना हमेशा। तो ऐसा मतलब कोऑपरेटिव थे। बहुत अच्छा लगा सर सुन के कि आपको बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मिला हर जगह से। सो सर, आज का आपके लिए लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप हम सबको क्या मैसेज दोगे? सुनने वाले ऑडियंस को क्या मैसेज दोगे? अ, मैसेज बस यही देना चाहूँगा कि मतलब काफ़ी लाइफ़ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आते हैं। कई बार अ, डिमोटिवेटेड फ़ील होता है, स्ट्रेस आता है। और अभी तो कोविड टाइम था, तो कोविड में तो काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले गए थे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मतलब लाइफ़ में प्लस माइनस तो होता ही रहेगा, पर कभी भी अपने पैशन, हॉबीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। वो कॉन्स्टेंटली करना चाहिए, कंसिस्टेंसी है, फ़ोकस्ड रहना चाहिए, गोल्स रखने चाहिए। पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपने को ये चीज़ें अचीव करनी है तो करनी है, अगर नहीं होता है तो उसके पीछे लगना चाहिए। जैसे कि एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मेरा देता हूँ कि मतलब मेरे सर बताते हैं कि कभी भी हम लोग की अगर प्रैक्टिस नहीं होती थी, बचपन की बात है, तो मुझे बोलते थे कि प्रैक्टिस नहीं हुआ तो खाना नहीं खाने का। जैसे हम लोग मतलब वो कहने का मतलब ऐसा था कि जो अपना पैशन होता है वो कैसे कॉन्स्टेंटली करें। तो जैसे कि हम लोग लंच करते हैं, सुबह उठ के ब्रश करते हैं, डिनर करते हैं, तो वैसे ही वो पैशन अपने को फ़ॉलो करना है। मतलब अभी मेरा म्यूज़िक है, तो कुछ भी हो जाए, मुझे इतने-इतने घंटे प्रैक्टिस करनी है तो करनी है। तो चाहे मैं लंच ना करूँ, लेट करूँ, वो उसका मतलब वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। पर जो हमने डिसाइड किया है वो करके रहना चाहिए। ऐसा है। और बाकी अ, थोड़ा बहुत लाइफ़ में चेंजेस लाना ज़रूरी होता है। मतलब कहीं पे थोड़ा-सा आप टूर वगैरह की कर सकते हैं, घूमना वगैरह। अच्छा एक बूस्ट मिलता है लाइफ़ में। और बस थैंक यू, अपनी हॉबीज़
हॉबीज मतलब आप एक चूज कर सकते हो New notification from WhatsApp. Web development / और by हॉबी study को with AI. Shares पैशन from भी बना सकते हो। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी बातें की और हम सबके साथ अपनी लाइफ की जर्नी New को notification शेयर from WhatsApp. किया, Web development / by study with अपना AI. Shares from टाइम Please start joining. दिया हम Objective. सबको, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू मैं सो अपने मच आपको भी ऑडियंस में कि आपने यहाँ पे मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम एक ऐसे पर्सन को इंटरव्यू कर पाए जो ना सिर्फ एजुकेशन में लेकिन स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, हर जगह आगे है। तो ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि डिसेबिलिटी कम्युनिटी में, विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में भी ऐसे लोग हैं। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो आप चाहते हो वो आप कर दिखाओ, क्योंकि जब आप कुछ करोगे तो वही आपकी पहचान बनेगी। सो इसी के राइट। साथ मैं आप सभी से इस कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। धन्यवाद स्नेहा मैम, प्रिंस सर और धन्यवाद सिद्धार्थ सर, आप हम सबके साथ जुड़े रहे। थैंक यू।